हेलो 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 बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, बिल्कुल मजे में होंगे। तो भाई लोग, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे सेशन प्रयास जी हिंदी के लेक्चर नंबर 8 पर। गुड मॉर्निंग जनता, जय भोलेनाथ, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राम राम, नमस्ते, जय महाकाल, सत श्री अकाल। यस, हाँ जी, क्या हाल चाल है भाई सबके। एक सेकंड रुकिएगा। एसी, हाँ जी, यस, हाँ भैया जल्दी बता दो क्या हाल चाल है भाई सबके। प्रियांशु शाक्या, बहुत बहुत शुक्रिया। फैन स्पीड चेक करना। यस, हाँ जी, आवाज आ रही है क्या मेरी ठीक से। बहुत बढ़िया यार, एसी की जरूरत बहुत होती है यहाँ पे, पता नहीं साला एसी क्यों बंद कर देते हैं बार बार। हैं, हाँ जी, कौन है भैया, शादी किसकी शादी, क्या कह रहे हैं अमित सर, प्लीज बताइएगा हमको। हाँ जी, यस, बाइसेप्स भाई अभी बने ही नहीं है यार, अभी क्या दिखाएं यार, अभी कुछ बना ही नहीं है, देखो एकदम अभी बच्चों वाला हाल है यार, कुछ भी नहीं है अभी, अभी तो शुरू करा है हमने काम, है ना। सर आज आप फिट लग रहे हैं, क्या बात, थैंक यू, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है जी, ओके, चलिए आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े क्या, काम स्टार्ट करें क्या। हाँ जी, तो भाई लोग आज की कक्षा में क्या है, आज की कक्षा में क्या है, हम लोग संकरण के बारे में बहुत ज्यादा बात करने वाले हैं, है ना। हम लोग संकरण के बारे में बहुत ज्यादा बात करने वाले हैं। हम सीखेंगे कि कैसे परमाणुओं का संकरण निकाला जाता है किसी अणु में, केंद्रीय परमाणु का, sp, sp2, sp3, हाँ जी, sp3d, राइट। हाँ जी, मोहम्मद इस्तफाक, अमित सर कह रहे हैं जल्दी जादू सर की शादी करवाऊंगा। बिल्कुल, अमित सर को कहिएगा बिल्कुल कि बस अमित सर का ही सहारा है इस वीरान जीवन में। अमित सर आएंगे, अमित सर ही कुछ कर पाएंगे यार अब, है ना। अमित सर ने बहुत लंबा साथ निभाया है हमारा, जब से पीडब्ल्यू हिंदी मीडियम में हमने स्टार्ट किया था। तो अमित सर कुछ भी कर सकते हैं भाई, अमित सर जो कहेंगे वो हमको करना पड़ेगा, राइट। ठीक है जी, चलो ओके, शुरू करेंगे आगे की बात। चलिए आइए, जल्दी से ध्यान से सुनना। हम बोल रहे हैं कि आज हम लेक्चर नंबर 8 पे आ गए हैं, और आज की क्लास में सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, संकरण डिस्कस। आज की क्लास में हम सबसे पहले क्या डिस्कस करने वाले हैं, संकरण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। बेटा मैंने आपको ना पिछली क्लास में संकरण का इंट्रोडक्शन दे दिया था, मैंने आप लोगों को यह समझा दिया था कि sp होता है, sp2 होता है, sp3 होता है, sp3d होता है, ऐसे अलग अलग संकरण होते हैं, है ना। आज मैं आपको यह सिखाऊंगा कि संकरण निकाला कैसे जाता है। आज मैं आपको यह सिखाऊंगा कि किसी भी अणु में, किसी भी परमाणु पे संकरण निकाला कैसे जाता है। ठीक है, जब संकरण निकालने की बात हो जाएगी तो फिर संकरण से ज्यामिति या संरचना कैसे निकालते हैं वो चेक करेंगे। ठीक है, तो पहले हम संकरण निकालना सीखेंगे, उसके बाद में हम लोग ज्यामिति या आकार के बारे में बात करेंगे। और अगर मुझे ज्यामिति या आकार के बारे में बात करनी है, इसका मतलब मैं कौन से सिद्धांत की तरफ आ चुका हूं, VSEPR। कौन से सिद्धांत की तरफ आ चुका हूं, VSEPR, दैट इज संयोजी कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। संयोजी कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ओके जी, बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। चलिए, अगर ये बातें आपको समझ में आती है तो आज का लेक्चर जल्दी से स्टार्ट करते हैं, आज का लेक्चर जल्दी से स्टार्ट करते हैं। डीबीबी के वीडियो सोल्यूशन, बेटा थोड़ा सा टाइम दे दो, डीबीबी के वीडियो सोल्यूशन आप तक आ जाएंगे। बीच में मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई, इस वजह से मैं पूरे रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूं। मैं जल्दी से जल्दी पूरा पीरियोडिक एक साथ रिकॉर्ड करके आपको दे दूंगा, फिर एक साथ पूरा केमिकल बॉन्डिंग, जब केमिकल बॉन्डिंग खत्म हो जाएगा तो रिकॉर्ड करके आपको दे दूंगा। ठीक है, चैप्टर के एंड में हम सारी डीपीपीस के सॉल्यूशन अपने वाले रिकॉर्ड कर देंगे। CO2 आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, 2 पी पाए 2 सिग्मा बॉन्ड, बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल सही। ठीक है,
आइए जी स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से मैं चैट ऑफ करूंगा और आज आपको एक बहुत ही बेहतर तरीका सिखाता हूं संकरण निकालने का। आज मैं आपको बहुत ही बेहतर तरीका सिखाता हूं संकरण निकालने का। ध्यान से समझिएगा क्या है। बेटा देखो, मैंने आपको संकरण की परिभाषा सिखा दी थी, है ना, कि समान ऊर्जा के कक्षकों को जब हम मिश्रित कर देते हैं तो उस प्रोसेस को, उस प्रक्रम को संकरण कहा जाता है। आज हम बात करते हैं संकरण निकालने के तरीके। आज हम बात करते हैं संकरण निकालने के तरीके। तो बेटा जी संकरण निकालने के ना मैं आपको 3 फंडे बताता हूं। ध्यान से सुनना, ये ऑर्गेनिक में भी बहुत काम आएगा। संकरण निकालने के 3 फंडे बताता हूं। एक है लॉन्ग मेथड। हम संकरण निकालने के 3 फंडे देखने वाले हैं। पहला है लॉन्ग मेथड। लॉन्ग मेथड मतलब जहां पे वो वीबीटी की तरह पूरे विन्यास लिखे जाएंगे, कक्षकों का मिश्रण किया जाएगा, साइड परमाणु के इलेक्ट्रॉन लाके मिक्स करे जाएंगे और सारी बॉन्डिंग देखी जाएगी। ये है लॉन्ग मेथड, ये मैं लास्ट में सीखूंगा, ठीक है। दूसरा है स्टेरिक नंबर मेथड। पहला था लॉन्ग मेथड, दूसरा है स्टेरिक नंबर मेथड। प्लीज बात को समझिए। स्टेरिक नंबर मेथड क्या होता है? स्टेरिक नंबर मेथड बेटा एक छोटा सा फॉर्मूला है स्टेरिक नंबर निकालने का, और हर स्टेरिक नंबर के हिसाब से आपको एक संकरण मिल जाता है, ठीक है। और आखिरी मेथड है सिग्मा आबंधों की गणना, सिग्मा बॉन्ड्स की गणना वाला मेथड, सिग्मा बॉन्ड्स की गणना वाला मेथड। इस मेथड से भी हम संकरण पता कर सकते हैं। तो हमारे पास संकरण निकालने के 3 तरीके हैं। एक है लॉन्ग मेथड, एक है सिग्मा बॉन्ड्स की गणना मेथड, एक है स्टेरिक नंबर मेथड। मैं सबसे पहले ये बताऊंगा, फिर ये बताऊंगा, थर्ड नंबर पे ये बताऊंगा। ओके, बहुत सही। तो आइए ध्यान से बात करते हैं, कैसे कौन सा मेथड यूज किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे स्टेरिक नंबर मेथड के बारे में। सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे किसके बारे में? स्टेरिक नंबर मेथड के बारे में। क्या होता है स्टेरिक नंबर? एक्स। क्या होता है स्टेरिक नंबर? एक्स। तो बेटा जी स्टेरिक नंबर को कहा जाता है एक्स, तो हम बोलेंगे एक्स है हमारा स्टेरिक नंबर। और एक्स हम कैसे निकालते हैं? एक्स होता है हाफ एस प्लस वी माइनस क्यू। ये फॉर्मूला अगर आपको आता है तो बस भाई इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला, अगर इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। x इज इक्वल टू हाफ एस प्लस वी माइनस क्यू। कहां क्या 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 होता है ध्यान से समझना। s का मतलब होता है किसी अणु में, या यहां नहीं लिखते हम लोग, यहां पे पूरा नहीं आ पाएगा, यहां लिखते हैं। s का मतलब होता है बेटा किसी अणु में एकल संयोजी साइड परमाणु की संख्या। किसी अणु में एकल संयोजी साइड परमाणुओं की संख्या, ठीक है। क्या होते हैं एकल संयोजी? एकल संयोजी मतलब ऐसे परमाणु जो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है तो ऑक्सीजन द्विसंयोजी है। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो वो त्रिसंयोजी है। फ्लोरीन हो गया, है ना, हाइड्रोजन हो गया, है ना, और इस तरीके के जो भी परमाणु हैं, क्लोरीन हो गया, इस तरीके के जो भी परमाणु हैं, कार्बन हो गया, वो क्या है आपके? एकल संयोजी। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। वी क्या होता है?
V होता है केंद्रीय परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। केंद्रीय परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। V क्या होता है? केंद्रीय परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। अच्छा, और Q क्या होता है? आवेश। Q क्या होता है? आवेश, और वो भी विद साइन। आवेश वो भी विद साइन, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ठीक है, अगर मुझे ये सारी चीजें पता है, मैं यहां पे वैल्यू पुट करूंगा, x का मान निकालूंगा, और उस x के मान के हिसाब से हम संकरण निकालेंगे। उस x के मान के हिसाब से हम संकरण निकालेंगे। कैसे होगा, क्या होगा, आइए बात को समझें ध्यान से। हमने बोला यदि x का मान होगा 2, यदि x का मान होगा 2 तो संकरण हो जाएगा sp, क्योंकि 2 कक्षक हो गए। अगर x का मान हुआ 3 तो संकरण हो जाएगा sp2। अगर x का मान हुआ 4 तो संकरण हो जाएगा sp3। अगर x का मान हुआ 5 तो संकरण हो जाएगा sp3d। अगर x का मान हुआ 6, अगर x का मान हुआ 6 तो संकरण हो जाएगा sp3d2। अगर x का मान हुआ 7 तो संकरण हो जाएगा sp3d3। ध्यान से देखिए, आप x का मान उस फॉर्मूले से निकालेंगे और जो भी x का मान आएगा उसके हिसाब से आपका संकरण निकल जाएगा। उसके हिसाब से आपका संकरण निकल जाएगा। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? ठीक है, जो भी x का मान आएगा उसके हिसाब से हमारा संकरण आसानी से निकल जाएगा। बताओ भाई, क्लियर है क्या? पक्का जी? ठीक है। अच्छा, ये चीज कैसे निकाले? ये चीज कैसे निकाले? आइए ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, मैंने बोला CH4 कार्बन पे संकरण बताओ। CH4 कार्बन पे संकरण बताओ। या चलो ये भी छोड़ो, हम शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। BeCl2 हमेशा केंद्रीय परमाणु पे संकरण निकलता है, तो बेरिलियम पे संकरण बताओ। तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करना भाई, आपको फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला लगा दो। x का मान पता करो, हाफ s प्लस v माइनस क्यू। तो हम बोलेंगे हाफ s क्या होते हैं? एकल संयोजी साइड परमाणु। एकल संयोजी, क्लोरीन होता है Cl माइनस, संयोजकता 1 है, -1। ठीक है, मतलब ऊपर चार्ज 1 आना चाहिए, +1 या -1। तो Cl माइनस है तो सराउंडिंग हो गया 1, तो ये हो गया 2 प्लस। बेरिलियम के संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, क्योंकि परमाणु क्रमांक होता है 4, 2,2। और आवेश कितना है? 0, क्योंकि उदासीन अणु है। तो 2 और 2 4, 4/2 2। x का मान आ गया 2। अगर x का मान आ गया 2 तो संकरण हो जाएगा sp। अगर x का मान आ गया 2 तो संकरण क्या हो जाएगा? sp। संकरण क्या हो जाएगा? sp। और अगर sp हो गया तो आपको याद होगा ज्यामिति क्या होती है? रैखिक। ज्यामिति क्या होती है? रैखिक। रैखिक बोले तो लीनियर। अगर लीनियर हो गए तो ये है बेरिलियम, ये है क्लोरीन क्लोरीन, और ये एंगल है 180 डिग्री। ये एंगल क्या है? 180 डिग्री। ओके, BeCl2 रैखिक ज्यामिति है, रैखिक ज्यामिति है, बंद कोण है 180 डिग्री। आई होप आप लोग ध्यान से देख पा रहे होंगे, चीजें आपको समझ आ पा रही होंगी, राइट? ओके, अगला एग्जाम्पल शुरू करें क्या? एग्जाम्पल नंबर 2, BF3। BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। अगर BF3 की बात हम कर रहे हैं तो x का मान क्या होता है? हाफ
x का मान क्या होता है, हाफ s। एकल संयोजी साइड परमाणु, फ्लोरीन F माइनस होता है, एकल संयोजी है, तो हमने बोला ये हो गया 3। बोरॉन के संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, बोरॉन का परमाणु क्रमांक होता है 5, तो हमने बोला 2,3, यानी कि संयोजी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है और ओवरऑल एक उदासीन यौगिक है, तो Q का मान 0 है। 3 और 3 6, 6/2 3, 3 का मतलब sp2 संकरण। अगर संकरण बोरॉन पे sp2 है तो ज्यामिति कैसी होगी, त्रिकोणीय समतलीय, याद करो। अगर sp2 संकरण है तो ज्यामिति कैसी होगी, त्रिकोणीय समतलीय। अगर त्रिकोणीय समतलीय है तो ये बोरॉन है, ये आपके 3 फ्लोरीन है, और ये जो बंद कोण है ये है 120 डिग्री। तो क्या अष्टक और क्या ना अष्टक और क्या वीबीटी, हमेशा ऐसे बॉन्ड बनते हैं। सही है। चलो अब मैं बहुत देर से एकल संयोजी कह रहा हूं तो आपको समझ नहीं आ रही होगी एकल संयोजी वाली बात, मैं थोड़ा बेहतर एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। अगला एग्जांपल है CO2, जिसमें हमें कार्बन पे संकरण निकालना है। अब अगर CO2 की बात करें और कार्बन पे संकरण निकालने की कोशिश करें तो x का मान क्या हो जाएगा, हाफ। s का मान होता है 0, s का मान क्या होता है, 0, क्योंकि साइड परमाणु एकल संयोजी होना चाहिए, ऑक्सीजन है द्विसंयोजी। O पे -2 चार्ज होता है हमेशा, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, इसलिए ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है। तो अगर ऑक्सीजन आपका द्विसंयोजी है, आपको तो एकल संयोजी चाहिए था, तो आपने S कर दिया 0, यहां एकल संयोजी है ही नहीं। अच्छा, कार्बन के संयोजी कोश में गांव का बच्चा बच्चा जानता है 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और आवेश इसमें है नहीं, तो 4/2 का मतलब आ गया 2, यानी कि संकरण आ गया sp। अगर संकरण आ गया sp, इसका मतलब CO2 की ज्यामिति कैसी होगी, CO2 की ज्यामिति कैसी होगी भाई, रैखिक। अगर CO2 की ज्यामिति होगी रैखिक तो हमें यह बात तो पता ही थी कि ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है, वो तो तुमने कल ही चेक कर लिया था। पर हां, वो बनेगा ऐसे जहां बंद कोण होगा 180 डिग्री। यस, तो ये है आपका CO2। तो इस तरीके से एकल संयोजी और द्विसंयोजी पहचान में आने चाहिए। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है क्या, यहां तक बात समझ में आ रही है क्या? ओके, चलिए आइए आगे बात करते हैं, आइए आगे बात करते हैं, अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। अब ये तुम लोग ट्राई करो, CCl4 में कार्बन पे सिर्फ संकरण बताना है, ज्यामिति अपन अपने आप देखते रहेंगे। तुम लोग अभी बस संकरण बताने पे फोकस करो। H2O में ऑक्सीजन पे, NH3 में नाइट्रोजन पे, केवल संकरण बताइए। PCl5 में फास्फोरस पे, SF4 में सल्फर पे, ClF3 में क्लोरीन पे, XCF2 में जीनॉन पे, XCF4 में जीनॉन पे, XCO2F2 में जीनॉन पे। ठीक है, ये 12 एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास में, आपको फटाफट सबके संकरण निकाल के देखने हैं। जल्दी जल्दी ट्राई करो, आपके पास में है 5 मिनट, आपके पास में है 5 मिनट, सारों को ट्राई करो जल्दी से, फिर हम एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। जल्दी जल्दी ट्राई करे भाई, जल्दी जल्दी ट्राई करे भाई, सारे एग्जाम्पल जो भी अभी तक सीखा है उसको अप्लाई करके देखो, फिर मैं सारे एक एक करके डिस्कस करता हूं। यस,
करो भाई करो। हाँ जी, हो गया क्या? करो भाई करो। सारे डिस्कस करेंगे एक एक करके। हाँ जी, चलो भाई डिस्कस करेंगे। आप आई होप कर लिया होगा सब लोगों ने। आइए एक एक करके सारे एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर देते हैं। सुनना ध्यान से। अगर मैंने CCl4 की बात करी तो मैं बोलूंगा हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलेगा, हाफ S का मान हो जाएगा 4, क्योंकि 4 एकल संयोजी क्लोरीन है, प्लस कार्बन के संयोजी कोश में भी 4 इलेक्ट्रॉन और आवेश है 0 क्योंकि उदासीन है। तो 4 और 4 8, 8/2 4, 4 का मतलब sp3, 4 का मतलब sp3। ओके, बढ़िया। अगर मैंने H2O की बात करी तो H2O के लिए हम बोलेंगे X का मान क्या हो जाएगा, हाफ। ठीक है, हाफ। अब ऑक्सीजन मेरा केंद्रीय परमाणु है, अब की बारी। ऑक्सीजन मेरा केंद्रीय परमाणु है, यानी कि मैं ये नहीं कहूंगा कि ये द्विसंयोजी है तो S का मान 0 हो जाएगा। नहीं भाई, मैं ये बोलूंगा ऑक्सीजन पे तो संकरण निकालना है, साइड परमाणु तो हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन तो एकल संयोजी होता है, तो S का मान क्या हो जाएगा, 2, प्लस S का मान क्या हो जाएगा, 2, प्लस ऑक्सीजन के संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6, और क्योंकि ये एक उदासीन यौगिक है तो आवेश आ जाएगा 0। तो 6 और 2 8, 8/2 4, 4 का मतलब sp3, 4 का मतलब sp3। ओके, बढ़िया। अगर मैंने NH3 की बात करी तो आइए नाइट्रोजन पे डिस्कशन कर लेते हैं। X इज इक्वल टू हाफ, S का मान हो जाएगा 3 क्योंकि साइड परमाणु मेरे पास में 3 है। ठीक है, नाइट्रोजन के संयोजी कोश पे हैं 5 इलेक्ट्रॉन और क्योंकि उदासीन यौगिक है तो ओवरऑल चार्ज है 0। तो 5 और 3 8, 8/2 4, ये भी हो जाएगा sp3। तो ये सारे अभी तक जो करे हैं ये sp3 आए हैं आपके, राइट। बढ़िया। अगला देखो PCl5, मैंने बोला X का मान हो जाएगा हाफ। अब सराउंडिंग होंगे 5 क्योंकि पांचों के पांचों क्लोरीन एकल संयोजी तो है। ठीक है, प्लस फास्फोरस के संयोजी कोश में भी 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि 15 है इसका परमाणु क्रमांक। सो 2,8,5, 2,8,5, तो ये हो गए 5 और ये भी हो गया 5। पूरा का पूरा उदासीन यौगिक है तो आवेश हो गया 0। तो 5 और 5 10, 10/2 5, 5 का मतलब sp3d,
5 का मतलब sp3d। सही है जी, बहुत बढ़िया। आइए आगे बात करते हैं SF4 के बारे में। अगर हम SF4 के बारे में बात करें तो हम बोलेंगे संकरण हो गया हाफ, फ्लोरीन है एकल संयोजी तो S का मान है 4 प्लस प्लस। अगर हम बात करें सल्फर के संयोजी कोश में तो परमाणु क्रमांक है 16, 2,8,6, तो हम बोलेंगे 6 हो गए संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन और आवेश हो गया 0। 6 और 4 10, 10 बाय 2 5, 5 का मतलब sp3d। 5 का मतलब संकरण हो गया sp3d। ओके, बहुत बढ़िया। ClF3 की बात करते हैं। अगर ClF3 की बात करें हम लोग तो हम बोलेंगे संकरण क्या हो जाएगा, हाफ, S का मान हो जाएगा 3, क्योंकि फ्लोरीन एकल संयोजी है ना जी, बहुत अच्छी बात है। क्लोरीन जो है उसके संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, है ना, 2,8,7, क्योंकि 17 है इसका परमाणु क्रमांक। एंड आपके पास में आवेश है क्या, कोई नहीं है, तो ये हो जाएगा 0। सो S प्लस V माइनस Q होता है ना, तो ये हो जाएगा -0, ये भी हो जाएगा -0। तो 7 और 3 10, 10 बाय 2 5, 5 का मतलब sp3d। 5 का मतलब sp3d। बढ़िया है। XCF2 की बात करते हैं। अगर XCF2 की बात करी हमने तो X का मान हो जाएगा हाफ, S का मान हो जाएगा 2, 2 आपके साइड परमाणु है, ठीक है। V जीनॉन के संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन और आवेश हो गया 0। जीनॉन के संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, आवेश हो गया 0। सो 8 और 2 10, 10 बाय 2 5, 5 का मतलब sp3d। 5 का मतलब sp3d। बढ़िया है। ओके, XCF4 की बात करते हैं तो X का मान हो जाएगा हाफ, S का मान होगा 4, ठीक है। फ्लोरीन आपका एकल संयोजी है, जीनॉन एक अक्रिय गैस है, तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास में 8 इलेक्ट्रॉन होगा और आवेश कोई है नहीं, तो वो होगा 0। तो 8 और 4 12, 12 बाय 2 6, संकरण हो जाएगा sp3d2। संकरण हो जाएगा sp3d2। ओके, और आखिरी XeO2F2, ये ट्रिकी सवाल है थोड़ा, ये थोड़ा ट्रिकी है। अब यहां पे S को चूज करने में दिमाग चाहिए। यस, ClF3 में भी Cl एकल संयोजी है, हां बेटा, परंतु Cl तो केंद्रीय परमाणु है ना, फ्लोरीन साइड परमाणु है ना, साइड परमाणुओं को देखते हैं ना, एकल संयोजी है कि द्विसंयोजी है। अब अगर मैंने XeO2F2 की बात करी तो जीनॉन जो है, जीनॉन, इसमें ट्रिक है, सराउंडिंग एटम में कौन कौन है, तो साइड में है ऑक्सीजन और फ्लोरीन। साइड में कौन कौन है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो अगर ऑक्सीजन और फ्लोरीन है तो हम बोलेंगे ऑक्सीजन तो आपका द्विसंयोजी होता है, तो ये तो गिना ही नहीं जाएगा। तो फ्लोरीन आपका एकल संयोजी होता है। अगर फ्लोरीन आपका एकल संयोजी होता है तो हम सिंपल सी बात क्या बोलेंगे कि साइड परमाणु में 2 फ्लोरीन है, जीनॉन के संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है और आवेश है 0, है ना। आपके पास में 2 इलेक्ट्रॉन है फ्लोरीन के, जीनॉन के संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, ओवरऑल आवेश 0 है, तो हम बोलेंगे 8 और 2 10, 10 बाय 2 5, 5 का मतलब sp3d। 5 का मतलब sp3d। तो यहां पे ये चूज करना आना चाहिए था कि भाई लोग, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन को नहीं लेंगे, फ्लोरीन को लेंगे। सही है। अब आवेश वालों पे चलते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो। अब आवेश वालों पे चलते हैं। यहां तक बात ठीक है क्या, हाँ भाई, बोर्ड में माता आ गई थी बट हम वापस माता को खींच लाए। सही है, चलिए आइए और बात करते हैं, और बात करते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, अगला एग्जाम्पल देखिएगा, ये तो एग्जाम्पल नंबर 12, आखिरी एग्जाम्पल नंबर 13 सुनो। अगर एग्जाम्पल नंबर 13 की बात करें तो यहां पे मैंने लिखा कार्बोनेट आयन, कार्बन पे बात करनी है। एग्जाम्पल नंबर 14 मैंने लिखा सल्फेट आयन, सल्फर पे बात करनी है। एग्जाम्पल नंबर 15 में मैंने लिखा अमोनियम आयन, नाइट्रोजन पे बात करनी है। एग्जाम्पल नंबर 16 में मैंने लिखा फॉस्फेट आयन,
फॉस्फोरस पे मुझे बात करनी है। एग्जाम्पल नंबर 17 पे मैंने लिखा क्या चीज, XeOF4, जीनॉन पे बात करनी है। यस, और एग्जाम्पल नंबर 18 में मैंने लिखा IF7, और एग्जाम्पल नंबर 19 पे मैंने लिखा I3-। यस, कैसे करेंगे, क्या करेंगे बताइए भैया, ये बोर्ड हो गया है पागल। यस, बट कोई बात नहीं, अब जल्दी से इनको ट्राई करते हैं, जल्दी से इनको ट्राई करें क्या? यस, या आप लोग ट्राई करोगे? पहले आप लोग ट्राई करोगे या मैं बताऊं? पहले तुम लोग ट्राई करो, ठीक है? तुम्हें तरीका सिखाया हुआ है, आवेश को विद साइन डालना है, दैट्स इट। मैं एक करके बता देता हूं, सुनिए तो ध्यान से। हमने बोला कार्बोनेट आयन, तो हमने कहा कार्बन पे संकरण कैसे निकलेगा, तो x इज इक्वल टू हाफ, s का मान होगा 0, क्योंकि साइड एटम में एकल संयोजी कोई भी नहीं है, ऑक्सीजन द्विसंयोजी है, ठीक है? अच्छा, कार्बन के संयोजी कोश में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन और आवेश है -2, तो -2, क्योंकि आवेश -2 है भैया हमारा। अगर ऐसा है तो 4 और 2 6, 6/2 3, 3 का मतलब sp2, 3 का मतलब sp2। ओके, तो कार्बोनेट आयन में कार्बन पे क्या संकरण है, sp2, सही है? अच्छा, आओ भाई सल्फेट पे चेक करते हैं। हमने बोला संकरण हो जाएगा, साथ साथ निकालते रहो, सराउंडिंग तो 0 होंगे क्योंकि ऑक्सीजन तो आपका द्विसंयोजी होता है। सल्फर के संयोजी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, आवेश हो जाएगा ये, तो 6 और 2 8, 8/2 4, 4 का मतलब sp3, 4 का मतलब sp3, सही है ना? बहुत बढ़िया। अमोनियम आयन की बात करते हैं, हम बोलेंगे x का मान हो जाएगा हाफ, s का मान होगा 4, s का मान क्या होगा 4, क्योंकि एकल संयोजी है, प्लस नाइट्रोजन के संयोजी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और आवेश है +1, तो 5 और 4 9, 9 में 1 कम 8, 8/2 4, 4 का मतलब sp3, 4 का मतलब sp3, राइट? ठीक है, बहुत बढ़िया। आइए फॉस्फेट आयन की बात करते हैं। हमने बोला फॉस्फेट आयन में क्या सीन है, x इज इक्वल टू हाफ, सराउंडिंग एटम है 0, फॉस्फोरस के संयोजी कोश में 5 और आवेश है -3, 5 और 3 8, 8/2 4, 4 का मतलब sp3, 4 का मतलब क्या हो जाएगा, फॉस्फोरस पे संकरण क्या होगा, sp3। अच्छा, आगे सुनो, XeOF4, तो हम बोलेंगे हाफ, s का मान होगा 4, s का मान होगा 4, ये बात समझ आ रही है क्या? 5 नहीं होगा क्योंकि एक ऑक्सीजन है और 4 फ्लोरीन है, ऑक्सीजन द्विसंयोजी होता है ना? फ्लोरीन 4 है, वो एकल संयोजी है, तो सिर्फ और सिर्फ वो गिने जाएंगे, तो 4 प्लस जीनॉन के संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, आवेश है 0, 8 और 4 12, 12/2 6, 6 का मतलब sp3d2, 6 का मतलब क्या हो गया, sp3d2, सही है, बहुत बढ़िया। IF7 की बात करते हैं, हम बोलेंगे x का मान क्या हो जाएगा, हाफ, एकल संयोजी है 7 फ्लोरीन, तो s का मान 7, संयोजी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, आवेश है 0, तो 7 और 7 14, 14/2 7, 7 का मतलब sp3d3, 7 का मतलब क्या हो जाएगा, sp3d3, और आखिरी है I3-। अगर I3- है, मैंने आयोडीन पे संकरण निकालने बोला है, I3- है, मैंने आयोडीन पे संकरण निकालने बोला है, कैसे निकालूंगा, तो बेटा जी दिमाग लगाओ, 3 आयोडीन पे मिला के -1 चार्ज है, मतलब एक आयोडीन से 2 आयोडीन बॉन्डेड है, ये बात आप मानते हो क्या? कोई एक आयोडीन से 2 आयोडीन बॉन्डेड है, राज सोनी वैसे आएगा ही नहीं, ठीक है? एक आयोडीन से 2 आयोडीन बॉन्डेड है, ये बात आप मानते हो? मतलब हम यहां पे ये बोल देंगे ये I होगा और 2 I और होंगे और उन पे मिला के माइनस होगा, ऐसा कुछ होगा I3-। तो मैं ये बोलूं कि V की वैल्यू 4 और 6 कैसे? बेटा कार्बोनेट आयन में कार्बन आपका केंद्रीय परमाणु है, कार्बन के संयोजी कोश में क्या होता है, 4, राइट? और सल्फर के संयोजी कोश में क्या होता है, 6, और फास्फोरस के संयोजी कोश में क्या होता है, 5। हमने बोला
आयोडीन से 2 आयोडीन और बॉन्डेड है, तो बेटा एक आयोडीन तो आपका केंद्रीय परमाणु हो जाएगा, है ना। बचे हुए 2 आयोडीन आपके साइड परमाणु हो जाएंगे। ये बात मानते हो आप? एक आयोडीन आपका केंद्रीय परमाणु हो जाएगा, बचे हुए 2 आयोडीन आपके साइड परमाणु हो जाएंगे, तो S का मान हो जाएगा 2, बचे हुए 2 आयोडीन, बीच वाला जो केंद्रीय परमाणु है आयोडीन, उसके संयोजी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन और आवेश है -1, है ना। आवेश है ओवरऑल पे -1, तो 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10/2 5। अगर 5 है तो संकरण हो जाएगा sp3d। अगर 5 है तो संकरण हो जाएगा sp3d। सही बात है, संकरण क्या हो जाएगा? sp3d। बात समझ में आई क्या? अच्छे से क्लियर हुआ क्या? यस, प्लीज बताइए। sp3d डन है? पक्का जी? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं? बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ओके। तो हमने इस तरीके से संकरण निकालना सीख लिया, राइट। चलो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। प्रियांशु मिश्रा, बहुत लोग अलग अलग फॉर्मूला लगाते हैं, आपको अगर कोई और पता है तो आप वो देख सकते हैं। हम लोग सिंपल सी बात है यही वाला पढ़ते हैं और हम यही लगाएंगे, ठीक है जी? ओके। KMNO5 कछु होता ही नहीं है, जबरदस्ती धक्के से। बेटा फ्रैक्शन में नहीं आएगा। हाँ भाई, यहां तक चीजें ठीक है क्या? अगर यहां तक चीजें समझ में आती है तो अब ध्यान से सुनना। हम एक नई बात करते हैं, हम एक नई बात करते हैं, ध्यान से सुनना। अभी तक तुम लोगों ने सब कुछ कर लिया, भिन्नात्मक वाला केस कभी बनेगा ही नहीं। पेप्सर ने कोई और फॉर्मूला बताया, आपको वो अच्छा लगता है वो यूज कर लो, आपको ये अच्छा लगता है आप ये यूज कर लो, हर किसी की अपनी अपनी मर्जी है। मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। एक एग्जाम्पल, अभी तक मैंने जितनों पे स्टेरिक नंबर वाला फॉर्मूला लगाया, मेरा काम बन गया। अब मैं चलता हूं इस एग्जाम्पल पे। C2H6 कार्बन पे संकरण निकालना जरा। C2H6 में कार्बन पे क्या संकरण होगा निकालना जरा। यस, जल्दी बताएं प्लीज। C2H6 में कार्बन पे क्या संकरण होगा प्लीज बताना। हाँ जी, C2H6 में कार्बन पे क्या संकरण होगा प्लीज बताना। sp3d3 के कुछ केसेस हैं, जब डिस्कस करेंगे तो बात कर लेंगे। यस, C2H6 में कार्बन पे क्या संकरण होगा प्लीज बताइए। अब अगर आप लोग यहां पे फॉर्मूला लगाने की कोशिश करेंगे, अगर आप लोग यहां पे फॉर्मूला लगाने की कोशिश करेंगे तो आप क्या बोलोगे? x का मान हाफ, सराउंडिंग एटम 6, संयोजी कोश में क्या डालोगे? यहां तो 2 कार्बन है, यहां तो 2 कार्बन है, केवल 1 कार्बन का डालने पे काम चल जाएगा क्या? तुम कहोगे अच्छा सर 2 कार्बन है, हम तो किसी 1 कार्बन का बोल देते हैं, कार्बन पे 4 होते हैं, आवेश 0 होता है, तो बेटा x का मान तो 5 आ गया, sp3d आ गया संकरण तो। पर बेटा कार्बन का तो विन्यास ही ये होता है, 1s2 2s2 2p2, इसमें तो 2d होता ही नहीं है, 2d हो ही नहीं सकता। जब d कक्षक इसके विन्यास में ही नहीं है तो संकरण में कैसे आ जाएगा? जब d कक्षक विन्यास में ही नहीं है तो संकरण पे कैसे आ जाएगा? तो ये फॉर्मूला यहां पे गलत हो गया। मतलब समझ नहीं आया सर? मतलब ये कि 2 कार्बन दे, तुमने कहा किसी 1 कार्बन पे लिख दिया, या चलो तुमने दोनों कार्बन के लिख दिए, 4 और 4 8, तो यहां 8 लिखोगे तो 8 और 6 14, 14/2 तो 7 हो गया sp3d3। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो मैंने तुम लोगों को फॉर्मूला सिखाया है ना अभी तक, स्टेरिक नंबर मेथड, ये केवल जब ही वैलिड होगा जब आपके किसी भी अणु में केंद्रीय परमाणु केवल 1 हो। ये जो फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया है हाफ s प्लस v माइनस क्यू वाला, ये फॉर्मूला तभी तक वैलिड है जब आपके केंद्रीय परमाणु पे केवल एक, मतलब किसी भी अणु में केवल एक केंद्रीय परमाणु हो।
जैसे आपने जो भी एग्जाम्पल अभी तक किए हैं उनमें सब में देखिए केंद्रीय परमाणु केवल एक हुआ करता था। जितने भी सवाल अभी तक करे हैं सभी में केंद्रीय परमाणु केवल एक हुआ करता था। अगर केंद्रीय परमाणु एक से ज्यादा हो जाए, जैसे C2H6 में देखो, ठीक है, C2H4 में देखना, C2H2 में देखना, अगर केंद्रीय परमाणु एक से ज्यादा हो जाए तो संकरण ऐसे नहीं निकलता। फिर उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसके लिए हमें जाना पड़ता है दूसरे मेथड की तरफ, जिसका नाम है सिग्मा बॉन्ड्स की गणना, जिसका नाम है सिग्मा बॉन्ड्स की गणना। रामनिवास भाटी, नहीं भाई उतना दूर नहीं जाएंगे हम, एक्सेप्शन बिल्कुल नहीं है, मेथड चेंज हो रहा है। आप ध्यान से सुनिएगा, हमने आपको सिर्फ इतना सा बोला, नोट पॉइंट डाल के लिखेंगे, हम नोट पॉइंट डाल के लिखेंगे कि यह फॉर्मूला केवल उसी केस में वैलिड है, यह फॉर्मूला केवल उस केस में वैलिड है जहां अणु में केवल एक केंद्रीय परमाणु हो। यह फॉर्मूला केवल उस केस में वैलिड है जहां किसी अणु में केवल एक केंद्रीय परमाणु हो। अगर एक से ज्यादा केंद्रीय परमाणु हो जाते हैं तो यह फॉर्मूला खराब हो जाता है। कैसे खराब हो जाता है, आइए ध्यान से देखते हैं। हम चलेंगे मेथड नंबर 2 की तरफ। हम चलेंगे मेथड नंबर 2 की तरफ, जो कि है सिग्मा बॉन्ड्स की गणना। क्या है? सिग्मा बॉन्ड्स की गणना। ओके, चैट ऑफ हो रही है, आप लोग बातें बहुत कर रहे हैं, ध्यान से लेक्चर पे ध्यान दें यार, बहुत ध्यान से सुने बातों को, 1 घंटे की क्लास और बची है, इंपॉर्टेंट बातें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सिग्मा बॉन्ड्स की गणना। अब यार वैसे तो सिग्मा बॉन्ड तुमको पता है क्या होता है, दो परमाणुओं के बीच बनने वाला पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। पर सिग्मा बॉन्ड्स की गणना में हमें क्या करना है, हम बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड हम यहां पे किस किस चीज को मानते हैं। हम ऐसा मानते हैं, कोई भी लोन पेयर, या ऐसे लिखें केंद्रीय परमाणु पर कोई भी लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, कोई भी लोन पेयर नेगेटिव चार्ज या सिंगल बॉन्ड, सब कुछ सिग्मा बॉन्ड मान्य होगा। सब कुछ सिग्मा बॉन्ड मान्य होगा, चाहे कोई लोन पेयर हो, चाहे कोई नेगेटिव चार्ज हो, चाहे कोई सिंगल बॉन्ड हो, सब कुछ सिग्मा बॉन्ड मान्य होगा। ओके, ये सारा कुछ क्या माना जाएगा? सिग्मा बॉन्ड माना जाएगा। ओके, चलिए आइए शुरू करते हैं, आइए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने बोला, जैसे कि अगर आप लोग देखें C2H6, तो सबसे पहला काम है आप इसकी संरचना बनाओ। तो आप इसको पहचाने अपनी 10वीं क्लास की नॉलेज से, क्या ये CnH2n+2 वाली कोटि का हाइड्रोकार्बन है? अगर n का मान आपने 2 रखा तो 2 दूनी 4 और 2 6, तो C2H6 हो गया। ये एल्केन है, एल्केन है। अगर ये एल्केन है, अगर ये एल्केन है तो इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है कि सभी कार्बनों में और सभी बॉन्ड सिंगल होते हैं।
C2H6, C2H6। अगर ऐसा है तो आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, अगर ऐसा है तो आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। आपको हर कार्बन पे अलग अलग संकरण निकालने की कोशिश करनी है, आपको हर कार्बन पे अलग अलग संकरण निकालने की कोशिश करनी है। इस कार्बन पे 4 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 और 4, तो 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब sp3। यहां भी 1 2 3 और 4, तो यहां पे भी sp3, राइट। तो एथेन के केस में दोनों कार्बन पे संकरण sp3 है, राइट। अगला एग्जाम्पल देखें, अगला एग्जाम्पल देखें, C2H4। C2H4, हमें कार्बन पे बात करनी है संकरण की, तो हम लोग क्या करेंगे, संरचना बनाएंगे। अगर हम संरचना बनाएंगे तो इसको पहचानने की कोशिश करें, ये होगा CnH2n। ये क्या होगा, CnH2n। n का मान अगर 2 रखोगे तो C2 और ये 2 दूनी 4 H4, C2H4 हो गया, अच्छी बात है। ये कौन सी कैटेगरी है, एल्कीन। ये कौन सी कैटेगरी है, एल्कीन। तो C2H4 कैसा होगा दिखने में, ऐसा होगा। कार्बन 4 बॉन्ड से ज्यादा बनाता नहीं है, तो बीच में तो आ गया डबल बॉन्ड, यहां 2 हाइड्रोजन लग गए और 2 हाइड्रोजन यहां लग गए, C2H4। ये तो आपको 10वीं से बनाना आता है। अगर ये आता है तो आप सिग्मा बॉन्ड की गणना कर लो, तो देखो 1 सिग्मा ये, 1 सिग्मा ये, 2 तो ये हो गए, और डबल में 1 सिग्मा होता है, 1 पाई होता है, तो टोटल इस पे कितने सिग्मा हो गए, 3 सिग्मा। और 3 सिग्मा का मतलब संकरण हो जाएगा sp2, और यहां पे भी संकरण हो जाएगा sp2, राइट। 3 सिग्मा यहां भी हो गए, क्लियर है। ये हुआ C2H4, ये क्या हुआ, C2H4, एथीन। ऑल राइट। अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल नंबर 3 की, अगर मैं आपसे बात करूं एग्जाम्पल नंबर 3 की, वो है C2H2। आपको कार्बन पे संकरण बताना है, तो आप फिर से क्या करोगे, आप मैच करोगे कि भाई ये कौन सी कैटेगरी का कंपाउंड है। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ये कंपाउंड है CnH2n-2, CnH2n-2। अगर n का मान 2 रखते हैं तो ये 2 दूनी 4 - 2, ये 2 हो जाएगा, तो C2H2 रह जाएगा। अगर ये ऐसा है तो बेटा जी ये कौन सी कैटेगरी है, एल्काइन। अगर ये ऐसा है तो ये कौन सी कैटेगरी है, एल्काइन। एल्काइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, एल्काइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, C2H2। तो अब ध्यान से देखिए, अगर ये है C2H2 तो हर कार्बन पे संकरण कैसे निकालेंगे, यहां भी सिग्मा, यहां 1 सिग्मा 2 पाए, और यहां भी सिग्मा। तो हम बोलेंगे अगर 2 सिग्मा है तो ये संकरण हो जाएगा sp, यहां भी अगर 2 सिग्मा है तो ये संकरण हो जाएगा sp, राइट। ठीक है, तो दोनों कार्बन पे संकरण क्या है, sp संकरण है। सही है जी, बहुत अच्छी बात है। एक एग्जाम्पल और देखो, एक एग्जाम्पल और देखो। अगर मैं आपको संरचना बताना शुरू करूं तो ये देखो, ये कैसे बनी ये मैं अभी सिखाने वाला हूं, थोड़ी देर में तुम लोग खुद सीख जाओगे। पर हां, अगर हम लोग डायग्राम अभी तुम्हें दे दें और तुमसे संकरण पूछ ले तो तुम्हें बताना आना चाहिए ना। ये ऐसे कैसे बने ये सब सीख जाओगे तुम लोग, बट अभी के लिए मैं कह रहा हूं अगर तुम्हें डायग्राम दे दे और तुमसे संकरण पूछ ले तो कैसे बताओगे। तो बात को समझे, CH4 है, कार्बन पे संकरण अगर बताना है केंद्रीय परमाणु पे तो कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो संकरण कितना आ गया, sp3। जितने सिग्मा बॉन्ड उस हिसाब से संकरण। सिग्मा बॉन्ड की संख्या को आप बिल्कुल स्टेरिक नंबर की तरह माने, अगर सिग्मा बॉन्ड 2 है तो sp, 3 है तो sp2, 4 है तो sp3, 5 है तो sp3d, 6 है तो sp3d2, राइट। तो ये समझ में आया आपको। मीथेन NH3 की बात करते हैं तो सिग्मा सिग्मा सिग्मा, 3 तो आपके सिग्मा बॉन्ड हो गए, और चौथा आपका लोन पेयर है, इसे भी सिग्मा मानना है। क्यों सिग्मा मानना है, देखो मैंने बोला था लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो या सिंगल बॉन्ड हो,
सभी को सिग्मा मानते हैं इस मेथड में। तो बेटा जी कुल मिला के टोटल कितने सिग्मा हो गए? 4। तो यहां पे भी संकरण क्या हो गया? sp3। ऐसे ही इधर देखो, सिग्मा 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 सिग्मा, टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए। तो यहां भी संकरण कैसा हो गया? sp3। तो इस सिग्मा बॉन्ड की गणना करने वाला फॉर्मूला यूनिवर्सल है। अगर आपको संरचना कोई भी आती है तो आप संकरण निकाल सकते हो, पर वो स्टेरिक नंबर मेथड वाला फॉर्मूला वो केवल जब ही वैलिड है जब केंद्रीय परमाणु केवल एक हो। तो इन अणुओं के लिए आप दोनों में से कोई भी मेथड लगाओ चलेगा, पर ऐसे अणुओं के लिए संरचना बना के सिग्मा बॉन्ड की गणना करना ही सही रहता है। सही है? तो जल्दी से छापो जो भी काम की चीज लग रही है। कोई समस्या है तो बताओ, कोई समस्या है तो बताओ, और इसको जल्दी से छापो। यस, कोई दिक्कत है तो बताइए प्लीज। हाँ जी, एफ ब्लॉक में संकरण नहीं पढ़ते नितिन बेटा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, उतना हमारे कोर्स में नहीं है। यस, समझ में आ गया? तो यार अगर जेई के पेपर में कभी भी सवाल आएगा तो आप इन दोनों मेथड्स को यूज करेंगे और आपका काम बन ही जाना है, ये फॉर श्योर है। आपका काम बनना ही बनना है, ये बात श्योर है, मतलब ये चीज हट नहीं सकती। परंतु परंतु अगर अगर स्कूल का पेपर होता हमारा, ठीक है, अगर स्कूल का पेपर होता हमारा, तो फिर हम लोगों को वो लॉन्ग मेथड जो मैंने बोला था ना, वो भी ट्राई करना पड़ता। ठीक है, तो हमको लॉन्ग मेथड भी ट्राई करना पड़ता। बट लॉन्ग मेथड अभी मैं बस एक बार एक बता के छोड़ रहा हूं, हम उस पर ज्यादा बात डिटेल में नहीं करने वाले। ठीक है, मैं 2-3 एग्जाम्पल बता के छोड़ रहा हूं, हम ज्यादा बात डिटेल में नहीं करने वाले, क्योंकि हमें स्कूल का पेपर तो देना नहीं है, हम तो ड्रॉपर हैं। सही है, तो हम तो इस मेथड से या पिछले मेथड से काम चला लेंगे। इसके बाद हम चलते हैं फटाफट ज्यामिति आकार की तरफ, कि किसी भी अणु की ज्यामिति कैसे निकलती है और आकार कैसे निकलता है। क्या ज्यामिति और आकार एक ही बात होती है या अलग अलग होते हैं? हाँ जी, अब जैसे C2H5OH बोला किसी बच्चे ने, तो आप ऑर्गेनिक में पढ़ोगे उसको, आप ऑर्गेनिक में पढ़ोगे उसको, ये जो C2H5OH है इसे लिखा जाता है ऐसे, CH3CH2OH, और ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर भी होते हैं। तो हम कैसे संकरण निकालेंगे? हम कैसे संकरण निकालेंगे? इमेजिन करो, इस कार्बन ने 3 बॉन्ड तो हाइड्रोजन के साथ बना रखे हैं, चौथा बॉन्ड इधर बना रखा है, 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए, मतलब sp3। अच्छा, इस बीच वाले कार्बन ने एक बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड इधर, 2 तो ये हो गए, 2 हाइड्रोजन के साथ भी बना रखे हैं, तो टोटल फिर से 4 बॉन्ड हो गए, sp3। इस ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड इधर बना रखा है, एक बॉन्ड उधर हाइड्रोजन के साथ बना रखा है, 2 बॉन्ड और 2 लोन पेयर हो गए, तो ये भी हो गया sp3। तो इस तरीके से हमने हर जगह पे केंद्रीय परमाणु का संकरण निकाल दिया। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। ये सारी बात हो गई, अब मैं जल्दी से तुमको लॉन्ग मेथड बता के छुट्टी करता हूं, और उसके बाद में हम ज्यामितीय आकार पे चलेंगे। छुट्टी मतलब क्लास की छुट्टी नहीं, कॉन्सेप्ट की छुट्टी। ठीक है, फिर हम ज्यामितीय आकार के बारे में अच्छे से बात करते हैं। सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है? एग्जाम्पल नंबर 6, बात को समझो। क्या है एग्जाम्पल नंबर 6? बात को समझो। हमने बोला एग्जाम्पल नंबर 6 जो है ये नहीं पढ़ना हमको, हमको प्रॉपर मेथड ही पढ़ना है। अब तो एग्जाम्पल पे अब कुछ नहीं रखा, अब प्रॉपर मेथड पढ़ते हैं। मेथड है लॉन्ग मेथड। मेथड नंबर 3, लॉन्ग मेथड। हम देखने जा रहे हैं कि लॉन्ग मेथड क्या होता है, संकरण निकालने वाला। ध्यान से देखिएगा, हमने एग्जाम्पल उठाया सबसे आसान BeCl2, बेरिलियम पे संकरण निकालना है। हमने एग्जाम्पल उठाया BeCl2, हमें बेरिलियम पे संकरण निकालना है। कैसे निकालेंगे? ध्यान से बात को समझिए। बेरिलियम परमाणु क्रमांक है 4, है ना, 1s2 2s2, 1s2 2s2, संयोजी कोश है 2, तो हमारे पास विन्यास हो गया 2s2।
अगर विन्यास हो गया 2s2 तो ये दिखने में कैसा है? ऐसा, राइट? दिखने में कैसा है? ऐसा। 2p आपका रिक्त है, 2p आपका कैसा है? रिक्त है। ये देख पा रहे हो? 2d होता है क्या? होता ही नहीं है। अब ये है बेरिलियम की मूल अवस्था। आप ध्यान से देखिएगा, ये है बेरिलियम की मूल अवस्था। इससे आने वाले हैं 2 क्लोरीन बॉन्ड बनाने। तो अगर आप क्लोरीन की बात करते हैं, परमाणु क्रमांक 17 होता है, संयोजी कोश विन्यास होता है 3s2 3p5। तो हमने बोला 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। एक संयोजी यहां है। ऐसे ही हमने एक और क्लोरीन उठाया, एक 2 3 4 5, एक संयोजी यहां है। दोनों में एक एक संयोजी इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन के दोनों परमाणुओं में एक एक संयोजी कोश का इलेक्ट्रॉन है। अगर एक एक संयोजी कोश का इलेक्ट्रॉन है, अगर इन दोनों को जाके बेरिलियम से जुड़ना है, तो बेरिलियम के पास 2 खाली जगह भी तो होनी चाहिए। बेरिलियम के पास 2 खाली जगह भी तो होनी चाहिए। अगर बेरिलियम के पास 2 खाली जगह भी होनी चाहिए, तो हम बोलेंगे मूल अवस्था से कुछ नहीं होगा, बेरिलियम की उत्तेजित अवस्था पे जाते हैं। मूल अवस्था से कुछ नहीं होगा, बेरिलियम की उत्तेजित अवस्था पे जाते हैं। उत्तेजित अवस्था का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन अगले उपकोष पे शिफ्ट हो गया। अगर ऐसा हो गया तो हमारे पास है 2s1 2p1, है ना? हमारे पास विन्यास क्या है? 2s1 2p1। अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे ये कुछ इस तरीके से सेटिंग है कि ये 2s में एक इलेक्ट्रॉन और 2p में भी है एक इलेक्ट्रॉन। टू एस में एक इलेक्ट्रॉन, 2p में भी एक इलेक्ट्रॉन, उत्तेजित करवा दिया। ये बात समझ में आई क्या? 2s1 2p1, 2s में एक इलेक्ट्रॉन, 2p में भी एक इलेक्ट्रॉन, राइट? बहुत अच्छी बात है। अगर 2s में भी एक इलेक्ट्रॉन है और 2p में भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसका क्या अर्थ निकल गया है? इसका अर्थ सिंपल सा ये निकला कि अब इस पे क्लोरीन बॉन्ड बनाने आएंगी तो एक क्लोरीन आके जुड़ेगी इधर और एक क्लोरीन आके जुड़नी है इधर। बट अगर ऐसे ही होना होता तो ये तो वीबीटी कहलाता। तो ये संकरण का मेथड क्यों है? तो संकरण ये कहता है कि समान ऊर्जा वाले कक्षकों को आपस में क्या किया जाता है? इंटरमिक्स। अगर इंटरमिक्स किया जाता है तो बेसिकली ये 2 बेरिलियम के कक्षक हैं जिनमें क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगे, बचे हुए 2 खाली रह जाएंगे। तो हम बोलेंगे ये 2p है, ये sp है, और हमने बोला ये दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अगर दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है तो अब क्लोरीन का एक एक इलेक्ट्रॉन आके इनके साथ बैठने के लिए तैयार है, और जैसे ही क्लोरीन का एक एक इलेक्ट्रॉन आके बैठ जाएगा, ये अणु बन जाएगा BeCl2। ये अणु क्या बन जाएगा? BeCl2। अगर ये अणु BeCl2 बन जाता है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एक S और एक P का मिश्रण हुआ है, तो संकरण है sp। दैट्स इट, दैट्स इट। जितने बेरिलियम के कक्षक आपस में इंटरमिक्स होंगे, उतना आपका क्या हो जाएगा? फाइनली केंद्रीय परमाणु का संकरण। सही है? तो BeCl2 में संकरण क्या हो जाएगा? BeCl2 का बेरिलियम पे sp। सही है? बढ़िया। ये एग्जाम्पल समझ में आया क्या? अगर ये एग्जाम्पल समझ में आता है, अगला एग्जाम्पल देखें। अगला एग्जाम्पल देखें, ये है एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या होगा? हमने बोला लेट्स से NH3। बस ये और बताऊंगा, फिर हम इस मेथड से छुट्टी लेंगे। ठीक है? NH3। हमने बोला नाइट्रोजन पे संकरण बताओ। कैसे बताओगे?
हम बोलेंगे नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7 1s2 2s2 2p3, यानी कि संयोजी कोश विन्यास हो गया 2s2 2p3। अगर संयोजी कोश विन्यास 2s2 2p3 है तो ये हो जाएगा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन्स। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन, 2s2 2p3। अगर ऐसा हो गया तो ध्यान से देखिएगा, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने आने वाले हैं। 2d तो है नहीं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने आने वाले हैं। अगर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने आने वाले हैं तो आप हाइड्रोजन को बोलेंगे 1s1, तो ये होता है ऐसा। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन? अरे भैया क्या हो रहा है बोर्ड में आज? हाइड्रोजन में है 1s में 1 इलेक्ट्रॉन और ऐसे 3 है। अगर ऐसे 3 है तो हम बोलेंगे कि 3 इलेक्ट्रॉन आके इससे मिश्रित होने वाले हैं, तो ये क्या होंगे? आपस में मिश्रित होंगे। आपस में मिश्रित होंगे तो क्या करना होगा? तो हम बोलेंगे कि ये 3 तो 3 पी से जाके जुड़ जाएंगे, काम बन जाएगा। पर फिर ये युग्मित इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? आप खाली डब्बों को छोड़ सकते हो बट तुम युग्मित को कभी भी छोड़ नहीं सकते। ये संकरण में ध्यान रखने वाली बात है। तुमने खाली डब्बों को इन दो को अलग करके फेंक दिया, समझ में आ गई बात, ठीक है। पर भरे हुए डब्बे को तुम इग्नोर नहीं कर सकते। तुम ये नहीं कर सकते कि हाइड्रोजन के तीनों को सर यहां यहां बॉन्ड करवा देते हैं और बस इनको आपस में मिश्रित कर देते हैं, ये 2s अपने घर जाए। नहीं, तुम भरे हुए डब्बे को साथ लेके ही चलना पड़ेगा। भले ही उसको लोन पेयर बना दो, पर हां, खाली डिब्बों को छोड़ सकते हो। तो ये तो मूल अवस्था में बॉन्ड बनने के लिए तैयार है। आपने बोला नाइट्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन आना चाहते हैं, तो नाइट्रोजन के पास 3 खाली जगह होनी भी चाहिए और 3 खाली जगह है भी, सही है। और एक लोन पेयर हो जाएगा चौथा। तो हमने बोला ये चारों जब आपस में मिश्रित हो जाएंगे तो आपके पास में 4 नए कक्षक बनेंगे sp3, है ना। यहां पे तो आ गया ऐसे, ये हो जाएंगे ऐसे ऐसे, और इन सबके साथ में हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन आके मिक्स हो जाएगा ऐसे ऐसे ऐसे। तो हमारे पास में 3 तो हो गए ये सिग्मा बॉन्ड और ये हो जाएगा आपका लोन पेयर, क्योंकि इसके साथ किसी ने आके बॉन्ड नहीं बनाया, ये केवल नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो हम बोलेंगे 3 तो सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे और चौथा लोन पेयर हो जाएगा, सही है। 3 सिग्मा बॉन्ड, चौथा लोन पेयर, सही है ना, पक्का है ना। ध्यान से देखो, कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई डाउट है तो बताओ। ऐसे आप कोई भी ट्राई कर सकते हो, ऐसे आप कोई भी ट्राई कर सकते हो। यस बेटा, ये जो विषम इलेक्ट्रॉन वाले होते हैं ना, उन पे ये चीज नहीं लगती, ये बात ध्यान दीजिएगा। विषम इलेक्ट्रॉन वालों पे ये चीज नहीं लगती, ठीक है। विषम इलेक्ट्रॉन वालों के लिए संकरण की बात हम नहीं करते। लॉन्ग मेथड की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि ये तो असली मेथड है संकरण निकालने का। जो हमने छोटे छोटे फॉर्मूले वाले मेथड निकाले हैं वो है जुगाड़। वो क्या है? जुगाड़। ओके बेटा जी, प्रभात यादव, अभी थोड़ी देर में कल के लेक्चर में आपको समझ में आएगा H2S पे कोई संकरण होता ही नहीं है, NH3 पे संकरण होता है, PH3 पे कोई संकरण होता ही नहीं है। इन्हें ना ड्रैगो यौगिक कहते हैं। सीखेंगे। लॉन्ग मेथड इंपॉर्टेंट नहीं है, बस समझ में आना चाहिए। वो पाई बॉन्ड वगैरह बताने के काम आता है और कुछ काम नहीं आएगा। वो आपको ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूं कल की क्लास में, ठीक है। डन है, ओके ठीक है। पूर्ण है उसे लोन पेयर मान लेते हैं, बचे हुए पे हम लोग बॉन्ड मान लेते हैं, हमारा काम बन जाता है। चलो ओके, आगे बढ़े। चलिए जी, पिंटू कुमार एक बार वापस देखो वो वाला चार्ज वाला, आपको समझ आ जाएगा। ये तो मैंने समझा दिया। अब मैं बात करता हूं अपने फाइनल सिद्धांत की, जिसका नाम है VSEPR। हम बातचीत शुरू करते हैं अपने फाइनल सिद्धांत की, जिसका नाम है VSEPR। सुनिएगा ध्यान से, क्या होता है VSEPR, सुनना ध्यान से।
वीएसईपीआर सिद्धांत। अगर मैं वीएसईपीआर सिद्धांत की बात करता हूं तो क्या है वीएसईपीआर सिद्धांत? बेटा बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, ये थोड़ा लंबा चलेगा, इसके अंदर हमें बहुत सारी बातें करनी है। बंद कोण के क्रम निकालना, बंद ऊर्जा के क्रम निकालना, बैक बॉन्डिंग नाम का कॉन्सेप्ट, ज्यामितीय आकार की बातें, ये सारी बातें यहीं पे उठेंगी वीएसईपीआर सिद्धांत में। क्या कहता है ये सिद्धांत? ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। ये सिद्धांत आपको ये समझाता है, वीएसईपीआर सिद्धांत हमको ये बताता है कि भाई संयोजी कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी भी बॉन्ड में जब बॉन्ड बनता है तो जो बंद पेयर के इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन है तो भाई एक जैसे आवेश के ना। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन है, ट्रिपल बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन जो भी इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सब पे एक जैसा आवेश, और समान आवेशों पर प्रतिकर्षण होता है। समान आवेशों पर क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। तो ये कह रहा है संयोजी कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत ये कहता है किसी भी अणु की ज्यामिति या उसका आकार इस तरीके से बनाया जाता है कि उसके जो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन हैं उनमें प्रतिकर्षण न्यूनतम हो। मैं जीरो तो नहीं कर सकता, पर हां प्रतिकर्षण मिनिमम जब हो जाएगा उस पोजीशन को उसका बेस्ट आकार हम लोग कहेंगे। जब प्रतिकर्षण न्यूनतम हो जाएगा उस चीज को हम उसका बेस्ट आकार कहेंगे। तो हम बोलेंगे किसी भी अणु की किसी भी अणु के लिए उसकी ज्यामिति या आकार, किसी भी अणु के लिए उसकी ज्यामिति या आकार वह होता है जिस केस में किसी भी अणु में उसकी ज्यामितीय आकार वह होता है जिस केस में उसके इलेक्ट्रॉन युग्मों में प्रतिकर्षण न्यूनतम हो। ठीक है, मिनिमम रिपल्शन अरेंजमेंट हम इस तरीके से लगाते हैं उन्हें कि रिपल्शन मिनिमम हो, क्योंकि सेम चार्जेस में रिपल्शन हो सकता है, उस चीज को अवॉइड करना है। अगर उस चीज को अवॉइड करना है तो ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। हम बोलते हैं कोई भी अणु है, मैंने एक अणु लिया, ये सपोज करिएगा मैंने बोला एक अणु है ये Ab2 कुछ इस तरीके का। अब फॉर्मूला एक हो सकता है, तरीके अलग अलग हो सकते हैं। मैंने बोला एक तो है ये, ठीक है, एक है ये, और एक है ये। आप लोग खुद देखिएगा, ध्यान से देखो मैंने क्या किया, मैंने केंद्रीय परमाणु पे लोन पेयर की संख्या बढ़ाता गया। तो पहली स्थिति में क्या हो रहा है कि केंद्रीय परमाणु और साइड परमाणुओं के बीच में केवल बॉन्ड पेयर है। केंद्रीय परमाणु और साइड परमाणुओं के बीच में केवल बॉन्ड पेयर है। तो बॉन्ड पेयर में इलेक्ट्रॉन तो यहां भी है, इलेक्ट्रॉन तो यहां भी है, पर भाई ये मिनिमम अरेंजमेंट है, इससे बेहतर आप इनको लगा ही नहीं सकते, क्योंकि ये बिल्कुल 180 डिग्री एक दूसरे से दूर है। इससे ज्यादा दूर आप इन्हें कर ही नहीं सकते। आप इन्हें कुछ भी करोगे ये थोड़ा पास ही आएंगे, 180 डिग्री इनके लिए मैक्सिमम दूरी है। तो ये तो चल गया काम, ठीक है। बॉन्ड पेयर थे सर, प्रतिकर्षण तो यहां भी होगा, पर इन्हें मैंने 180 डिग्री दूर कर रखा है, इससे ज्यादा दूर मैं इनको क्या ही करूंगा। परंतु आप ध्यान से सुनिएगा, अगर ये केस हुआ Ab2, अगर ये केस हुआ Ab2, यहां क्या होगा? तो बेटा जी यहां बात यह है कि बॉन्ड पेयर तो चलो आपने मैनेज कर लिया था, परंतु अब एक ये जो लोन पेयर आ गया है, ये इधर वाले इलेक्ट्रॉन से भी प्रतिकर्षण करेगा, इधर वाले इलेक्ट्रॉन युग्म से भी प्रतिकर्षण करेगा। ये जो लोन पेयर आ गया है ए के ऊपर, ये दोनों साइड के इलेक्ट्रॉन युग्मों से प्रतिकर्षित होगा। अगर दोनों साइड के इलेक्ट्रॉन युग्मों से प्रतिकर्षित होगा तो ये किस तरीके का अरेंजमेंट होगा? ये इस तरीके का अरेंजमेंट होगा।
ये इस तरीके का अरेंजमेंट होगा कि भाई जो बॉन्ड पेयर है वो लोन पेयर जो है ये इस बॉन्ड पेयर को यहां भी प्रतिकर्षित करेगा, यहां भी, मतलब धक्का मारेगा। ये ऐसे बैठे थे पर ऊपर एक बंदा आया जो इसी के जैसा और इसी के जैसा है और समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, तो ये इसको अपने आप से दूर करेगा, ये इधर वाले को भी अपने आप से दूर करेगा। तो अल्टीमेटली इनके लिए न्यूनतम प्रतिकर्षण वाली स्थिति क्या होगी कि इन बॉन्ड पेयर्स और इस लोन पेयर के बीच में अधिकतम दूरी हो। तो ये थोड़ा ऐसे हो जाएंगे। और अब अगर मैंने एक और लोन पेयर रख दिया तो बेचारे बॉन्ड पेयर तो सीधे थे यार, ये तो फिर भी सीधे लोग थे, कहते हम 180 डिग्री पे खुश हैं। पर अब ये वाले और ये वाले ये एक दूसरे से भी प्रतिकर्षण करेंगे और ये इधर इधर भी प्रतिकर्षण करेंगे। इस केस में तो भयंकर तबाही है, भयंकर तबाही है। मतलब ये कुछ ऐसी बात हो गई कि भाई ए बी को तो अपने से दूर करेंगे ही करेंगे, लोन पेयर खुद भी एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पे दूर हो जाएंगे। देखो वहां तो एक ही लोन पेयर था तो उसने दोनों को दूर कर दिया, खुद बीच में रहा। ये एक दूसरे से भी दूर होंगे, इन्हें भी दूर करेंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत आई क्या? ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आई क्या? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आई क्या? तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन युग्म आएंगे उतना ज्यादा प्रतिकर्षण आएगा। तो मैं आपको एक एक करके बात बताता हूं। सबसे पहली बात, सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण आता है ट्रिपल बॉन्ड में। अगर मैं बॉन्ड्स की बात करूं तो ट्रिपल बॉन्ड में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, फिर आपके डबल बॉन्ड में है, फिर आपके सिंगल बॉन्ड में है। तो ट्रिपल बॉन्ड में है 6 इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड में है 4 इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड में है 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हमारा प्रतिकर्षण का सामर्थ्य है। जिस बॉन्ड में परमाणुओं के मध्य जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा समान आवेशों में प्रतिकर्षण। तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ रिपल्शन। ये हो गया हमारा प्रतिकर्षण का क्रम। अरे भाई चेक करवाना पड़ेगा, इसकी हालत नाजुक हो रही है आज। ये हो गया प्रतिकर्षण का क्रम। ये बात समझ में आई क्या? ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने प्योर बॉन्ड्स की बात करी। अगर मैं यहां पे लोन पेयर लेके आ जाऊं तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि जहां पे 2 लोन पेयर हैं वहां प्रतिकर्षण सबसे ज्यादा है, फिर एक लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में है और सबसे कम है बॉन्ड पेयर। मैं ये नहीं कह रहा कि यहां प्रतिकर्षण नहीं है, यहां प्रतिकर्षण बिल्कुल है, पर यहां बाकियों के कंपैरिजन में थोड़ा कंट्रोल है। अगर कंट्रोल है तो हम बोलेंगे लोन पेयर में सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में प्रतिकर्षण, और सबसे कम है बॉन्ड पेयर में। सही है? यस, ये है प्रतिकर्षण का क्रम, ये भी है प्रतिकर्षण का क्रम और ऊपर वाला भी है प्रतिकर्षण का क्रम। ध्यान से देखें। ठीक है, लोन पेयर में सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण होता है, फिर होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम प्रतिकर्षण होता है बॉन्ड पेयर में। और यही चीजें कहीं ना कहीं ये बताती हैं कि कैसी किसी अणु की ज्यामिति या आकार होगा। आप एक बात और ध्यान से सुनिएगा, आप एक और बात ध्यान से सुनिएगा। हम ये बोलेंगे यदि किसी अणु में लोन पेयर ना हो, यदि किसी अणु में लोन पेयर ना हो, अगर किसी अणु में लोन पेयर ना हो तो हम ये कहते हैं कि जो मानक ज्यामिति आती है संकरण से, है ना, वही उसका आकार है। जो संकरण से मानक ज्यामिति आती है वही क्या है, उसका आकार। परंतु यदि अणु में लोन पेयर हो, यदि किसी अणु में लोन पेयर हो तो हम क्या बोलेंगे,
यदि किसी अणु में लोन पेयर हो तो हम क्या बोलेंगे, आकार जो है वो क्या होगा, ज्यामिति में से लोन पेयर हटा दो, ज्यामिति में से लोन पेयर हटा दो। आकार क्या होगा, ज्यामिति में से लोन पेयर हटा दो, बची हुई चीज जो है वो आपका आकार कहलाएगी, बची हुई चीज जो है वो आपका आकार कहलाएगी। यस, ठीक है। तो अगर किसी अणु में लोन पेयर ना हो तो मानक ज्यामिति जो है वही आकार है, अगर लोन पेयर हो तो ज्यामिति से लोन पेयर हटा दो, बची हुई चीज जो है वो आपका क्या कहलाएगी, आकार। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, सबसे पहले हमने क्या बोला, आइए बातचीत करते हैं CH4 NH3 H2O, CH4 NH3 H2O, ठीक है। CH4 में कार्बन, NH3 में नाइट्रोजन, H2O में ऑक्सीजन। अच्छा, हमने बोला सबसे पहले सभी पे संकरण निकालो, तो यहां संकरण है sp3, यहां संकरण NH3 में नाइट्रोजन पर भी है sp3, और यहां H2O में ऑक्सीजन पर भी है sp3। अच्छा, अब हमने बोला कि अगर हम सबकी ज्यामिति देखें तो CH4 होता है इस तरीके से, है ना, चतुष्फलकीय होता है। sp3 संकरण पे चतुष्फलकीय ज्यामिति आती है, ये बात हमने करी हुई है, ठीक है। तो हमने बोला कि भाई CH4 में कार्बन पे 4 बॉन्ड होने थे, 4 बॉन्ड बन गए, 4 बॉन्ड की जगह थी तो लोन पेयर कहीं आया ही नहीं, तो जो ज्यामिति है वही आकार है, और वो क्या है, चतुष्फलकीय। जो ज्यामिति है वही आकार है, चतुष्फलकीय। अच्छा, अगर मैंने NH3 की बात करी तो हमने नाइट्रोजन पे संकरण निकाला sp3, तो नाइट्रोजन पे भी चतुष्फलकीय ज्यामिति होनी चाहिए, परंतु तुम्हारे पास बॉन्ड बनाने के लिए, लगाने के लिए एटम 3 ही है, जगह 4 है। sp3 संकरण था तो ज्यामिति चतुष्फलकीय आ गई, अब एटम लगाने के लिए 3 ही है, जगह 4 है, तो यहां से दिमाग चलता है कि चौथी जगह खाली तो छोड़ नहीं सकते, तो वहां ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, लोन पेयर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, लोन पेयर आ जाएगा। तो हम बोलेंगे 3 जगहों पे हाइड्रोजन, यहां पे कहीं भी कुछ भी रख दो, सारे एंगल एक जैसे ही हैं, पर बोर्ड पे साफ साफ दिख जाए, इसलिए हम बोलते हैं ये, हम लोग बोलते हैं ये कि NH3 कैसा दिखेगा, ये है नाइट्रोजन, तीन हाइड्रोजन, और चौथी जगह पे क्या आ गया, लोन पेयर, चौथी जगह पे क्या आ गया, लोन पेयर। तो अगर आप ध्यान से देखें 3D में तो ज्यामिति तो है चतुष्फलकीय, ज्यामिति है चतुष्फलकीय, जबकि अगर आप आकार की बात करें तो हम लोन पेयर को ढक देते हैं, उसके बाद बातें करते हैं। अगर हम आकार की बातें करें तो लोन पेयर को ढक देते हैं, उसके बाद बातें करते हैं। तो ये जो बचा हुआ आकार है, ये ऊपर से आप देखेंगे 3D में तो ये आपको दिखाई देगा पिरामिडी। कैसा दिखाई देगा, पिरामिडी। ओके, अच्छा, H2O में बात करें तो ये है ऑक्सीजन, ठीक है, 4 जगह बॉन्ड बनाने के लिए है, पर लगाने के लिए परमाणु केवल 2 हैं। अगर लगाने के लिए परमाणु केवल 2 हैं तो कोई 2 जगह पे तो मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, तो ऑटोमेटिकली समझ में आ गया कि बची हुई 2 जगह पे क्या आ जाएगा, लोन पेयर, है ना, बची हुई 2 जगह पे क्या आ जाएगा, लोन पेयर। और अब आपको पता है कि ये जो संरचना है ये इस तरीके से अपने आप को अरेंज करती है कि प्रतिकर्षण न्यूनतम हो, क्योंकि इन दोनों में भी प्रतिकर्षण होगा और यहां भी प्रतिकर्षण होगा, तो ये अल्टीमेटली घूम घाम के अपने आप को ऐसे अरेंज कर लेते हैं कि 2 हाइड्रोजन तो यहां आ गए और 2 लोन पेयर आपके यूं चले गए। तो अगर आप इसकी ज्यामिति की बात करें तो ऑब्वियसली ज्यामिति तो वही होती है जो संकरण से आती है, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, ज्यामिति तो है चतुष्फलकीय भाई,
कोई इलाज ही नहीं है। पर अगर आप आकार की बात करें तो आकार होता है लोन पेयर छुपा के, तो आकार आएगा बेंट या फिर वी शेप। आकार आएगा बेंट शेप या फिर वी शेप। सही है, ध्यान से देख लो। ठीक है, तो ये H2O, ये NH3, ये CH4। मैंने ज्यामिति और आकार का बेहतरीन एप्लीकेशन समझाने की कोशिश की है, प्लीज ध्यान से देखें। कोई दिक्कत है तो बताएं। ठीक है, कोशिश यही है कि न्यूनतम प्रतिकर्षण वाली साइड पे चीजों को रखना है ताकि आपके काम आराम से बन पाए। देखिए ध्यान से, हाँ जी, यस, हाँ जी। बेंड शेप कहां से आया बेटा? देखो, ये दो लोन पेयर ना प्रतिकर्षण के चक्कर में एक दूसरे से काफी दूर चले जाते हैं, तो ये जो बचे हुए दो है नीचे रह जाते हैं, तो ये बेंट हो गया या वी शेप हो गया। डन है, क्लियर है? तो आकार की बात ऐसी है, आकार की बात ऐसी है कि आकार हमेशा लोन पेयर को छुपा के आता है। इसे छुपा दोगे तो बचा हुआ बेंट दिखाई देगा, इसे छुपा दोगे तो पिरामिड। पिरामिड कैसा होता है? ऐसा ट्राइंगल, त्रिभुज का 3D, त्रिभुज का 3D, उसे पिरामिड कहते हैं, है ना? तो लोन पेयर को छुपा दिया हमने, लोन पेयर को छुपा दिया हमने। अगर हमने लोन पेयर छुपा दिया तो ये बची हुई चीज 3D में कैसे दिखेगी? ये नाइट्रोजन है, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। ठीक है, ऐसे ही H2 है। मैं अगली क्लास में आपको इनके 3D स्ट्रक्चर्स भी दिखाऊंगा, मैं अगली क्लास में आपको इनके 3D स्ट्रक्चर्स भी दिखाऊंगा, सो दैट आपको अच्छे से समझ आए। प्रियांशु बेटा, मैंने पिछली क्लास में भी कहा था CaCl2 एक आयनिक यौगिक है। कैल्शियम आपका धातु है और क्लोरीन आपका क्या है? अधातु है। तो धातु और अधातु के बीच में जो चीज बनती है उसे आयनिक आबंध कहते हैं, और आयनिक आबंध में कोई भी ज्यामिति आकार नहीं होता, सिर्फ जालक होता है। सही है? तो बेटा जी, क्योंकि अब मैंने आप लोगों को ज्यामितीय आकार में फर्क समझा दिया है, तो अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं हर तरीके का पॉसिबल केस आपके सामने लूं और आपको उनका ज्यामितीय आकार समझाऊं। ठीक है, आपको उनका ज्यामितीय आकार अच्छे से समझाऊं। अगर मैं उसका ज्यामितीय आकार अच्छे से समझाना चाह रहा हूं तो आप बात को ध्यान से सुनिएगा। हम लोग आज क्या करते हैं, शुरू करते हैं एक एक करके केसेस। पर आप उस केस को शुरू करने से पहले एक बात समझ के चलिए, अगर मुझे संकरण देखना है तो मुझे मिनिमम पे Ab2 टाइप का यौगिक तो चाहिए ही चाहिए कि एक परमाणु हो, उसके साथ दो साइड परमाणु हो। मैं A2 टाइप का O2, N2, H2 इस तरीके के यौगिकों में संकरण नहीं देख पाऊंगा। संकरण देखने के लिए मिनिमम आपके पास में 3 परमाणु होने चाहिए, Ab2 कम से कम 2 बॉन्ड पेयर होने चाहिए, तभी आपका काम चलता है। ठीक है, तो अगर Ab2 चलेगा, है ना, Ab2 चलेगा, तो आइए हम हर स्टेरिक नंबर का केस देखते हैं ताकि हम ज्यामितीय आकार में फर्क समझ सके। तो हमने बोला स्टेरिक नंबर 2 से शुरू करते हैं। स्टेरिक नंबर 2 मतलब sp संकरण। अगर sp संकरण है तो ज्यामिति होगी रैखिक। अगर sp संकरण है तो ज्यामिति हो गई रैखिक। ठीक है, अगर रैखिक ज्यामिति हो गई तो एग्जाम्पल समझिए, आप एग्जाम्पल समझिए। हमने बोला केस 1 क्या होता है? जब जितना स्टेरिक नंबर है वो है बॉन्ड पेयर, तो 2 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर। ठीक है, दोनों ही बॉन्ड पेयर हो, एक भी लोन पेयर ना हो, क्योंकि मिनिमम पे आपको कोई भी यौगिक पढ़ने के लिए 2 बॉन्ड पेयर तो चाहिए ही होता है। ठीक है, ड्रैगो रूल अगली क्लास में समझ आएगा श्रवण।
है ना, 2 बॉन्ड पेयर तो चाहिए ही होते हैं। समझाया ही नहीं मैंने ड्रैगो रूल, कहां से समझ आएगा? है भविष्यवाणी हो रही है क्या यहाँ पे, आकाशवाणी हो रही है क्या भाई? मिनिमम पे 2 बॉन्ड पेयर चाहिए। इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है BeCl2। ठीक है, अब आप संकरण निकाल चुके हो, आपको पता है sp है। अगर संकरण sp है तो आपको पता है ज्यामिति होगी रैखिक। क्योंकि मुझे ज्यामिति रैखिक दिख रही है तो मैंने बोला इसका मतलब यह है कि बेरिलियम जो है उसके पास में 2 बॉन्ड लग जाने चाहिए, और 2 बॉन्ड ही लगे हैं। तो क्या कोई लोन पेयर है? नहीं है। अगर लोन पेयर नहीं है, और लोन पेयर का पता कैसे चलता है? अगर कोई जगह खाली रह जाती है, नहीं है, तो आकार भी क्या हो जाएगा? रैखिक। आकार भी क्या हो जाएगा? ज्यामिति की तरह रैखिक। ये हो गई उसकी ज्यामिति। तो एक ही केस पॉसिबल था 2 बॉन्ड पेयर में, वो हमने बना दिया और हमने स्ट्रक्चर भी देख लिया। हम बात करते हैं अगले केस की। हम बात करते हैं अगले केस की। प्लीज ध्यान से देखिएगा। केस नंबर 2। केस नंबर 2 नहीं, अगला स्टेरिक नंबर ही लाना पड़ेगा। स्टेरिक नंबर 2 में तो यही संभव है, क्योंकि 1 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर का तो तुक नहीं बनता। तो हमने बोला स्टेरिक नंबर 3 लेके आते हैं। अगर स्टेरिक नंबर 3 लेके आए तो स्टेरिक नंबर 3 का मतलब है sp2 संकरण। स्टेरिक नंबर 3 का मतलब है sp2 संकरण, और अगर sp2 संकरण है तो ज्यामिति कैसी हो जाएगी? त्रिकोणीय समतलीय। ज्यामिति कैसी हो जाएगी? त्रिकोणीय समतलीय। राइट। अगर ज्यामिति त्रिकोणीय समतलीय होने वाली है तो आप ध्यान से देखें केस नंबर 1 क्या है। केस नंबर 1 है 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, है ना। स्टेरिक नंबर अगर 3 है तो हम बोलेंगे केस नंबर 1 है 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर। अगर 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर है तो एग्जाम्पल क्या होगा? ध्यान से देखो। 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर है तो एग्जाम्पल क्या होगा? ध्यान से देखो। BF3। हमने बोला BF3। बोरॉन पे बात करते हैं। अगर बोरॉन पे बात करनी है तो संकरण आपको सबको पता है, निकालना भी आता है, sp2 होता है ना। संकरण आप सबको पता है sp2 होता है। अगर sp2 होता है तो यहीं से बात क्लियर हो जाती है कि ज्यामिति क्या होने वाली है। अरे यार, यहीं से क्लियर हो जाता है कि ज्यामिति क्या होने वाली है। त्रिकोणीय समतलीय। मतलब ये बोरॉन है, इसके पास में 3 बॉन्ड बनाने की जगह होनी चाहिए, और परमाणु भी लगने वाले 3 ही हैं। अगर लगने वाले परमाणु भी 3 ही हैं तो आकार भी क्या हो जाएगा? सेम। आकार भी क्या हो जाएगा? सेम। जैसी ज्यामिति वैसा आकार। सही है, बढ़िया। ये हो गया 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर। अगला केस क्या होगा? अगला केस क्या होगा? बात को ध्यान से समझें। केस नंबर 2। केस नंबर 1 हो गया ये। केस नंबर 2 क्या होगा? 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। क्या एग्जाम्पल है? बात को ध्यान से समझिएगा। एग्जाम्पल है SO2। एग्जाम्पल है SO2। सल्फर पे बात करते हैं। तो आपको दिख रहा होगा 2 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो 2 तो बॉन्ड पेयर हो गए, 1 लोन पेयर होना चाहिए। कैसे आएगा? ध्यान से देखें। अगर आप यहां पे संकरण निकालते हैं तो आपको अच्छे से पता है SO2 में x इज इक्वल टू हाफ, S का मान हो गया 0, क्योंकि ऑक्सीजन आपका द्विसंयोजी है, एकल संयोजी कोई है नहीं। सल्फर के संयोजी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन और आवेश है 0।
6/2 का मतलब 3 हो गया, यानी कि संकरण हो गया sp2। अगर संकरण हो गया sp2 तो हम बोलेंगे ज्यामिति तो हो जाएगी त्रिकोणीय समतलीय। ज्यामिति तो हो जाएगी त्रिकोणीय समतलीय, परंतु आकार का क्या होगा वो देखते हैं। तो अब ध्यान से देखो, ये बात तो आपको मैंने पिछली क्लास में सिखाई हुई है कि सल्फर का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनेगा। तो ये तो हो गए SO2, तीसरी जगह खाली रह गई। अगर तीसरी जगह खाली रह गई तो तीसरी जगह पे कौन आ जाएगा दोस्त? लोन पेयर। अगर तीसरी जगह पे लोन पेयर आ गया तो आकार के लिए अगर आप इसको चेंज कर दो, आकार को के लिए अगर आप लोन पेयर को ढक दो, तो क्या ये स्ट्रक्चर ऐसा है? अगर लोन पेयर को ढक दो तो शेप क्या आएगी? आकार बेंट। आकार कैसा आएगा? बेंट। तो आकार अलग, ज्यामिति अलग। अब 2 बॉन्ड पेयर तो मिनिमम होने चाहिए, तो इससे नीचे कुछ हो नहीं सकता, तो यहां पे 2 ही केस हो सकते थे। और अगर बात आती है स्टेरिक नंबर 4 की, अगर बात आती है स्टेरिक नंबर 4 की, तो ये तो बेटा आप ऑलरेडी डील कर चुके हो अभी पीछे ही। sp3 संकरण होता है, तो आप बोलोगे केस नंबर 1 क्या हुआ? सारे केसेस मैंने आपको बताए हुए हैं। केस नंबर 1 होगा चारों के चारों बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, एग्जाम्पल हुआ CH4, और हमने ऑलरेडी डील कर लिया है CH4 समझने के लिए, ये रहा। सही है। अच्छा, अगर मैंने बोला केस नंबर 2, तो ये होगा 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, एग्जाम्पल क्या होगा? NH3। NH3 भी हम डील कर चुके हैं अभी अभी, देखें ध्यान से, ये रहा NH3, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, और आखिरी 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। इसका एग्जाम्पल होगा वाटर। टोटल 4 होना चाहिए सम, टोटल सम 4 होना चाहिए। हमने पॉसिबल केसेस निकाल लिए, और बॉन्ड पेयर मिनिमम में 2 होने चाहिए, ये भी हम डील कर चुके हैं। तो स्टेरिक नंबर 4 तो हमने VACPR समझने के लिए ही डील कर लिया था। तो इस तरीके से हमने ज्यामिति और आकार में अंतर समझा। यहां ज्यामिति और आकार दोनों ही चतुष्फल की है, यहां ज्यामिति चतुष्फल की है, आकार पिरामिडी, यहां ज्यामिति चतुष्फल की है, आकार बेंट। सही है। तो इस तरीके से संकरण निकालिए, मानक ज्यामिति में चीजों को पुट करिए, जितनी जगह भर जाती है बढ़िया है, जो जगह रह जाती है वो लोन पेयर है। आकार और ज्यामिति में अंतर समझ आ जाएगा। तो आज के लेक्चर को मैं यहीं रोकता हूं, क्योंकि बोर्ड बहुत ज्यादा हैंग हो रहा है, बार बार लिखा नहीं जा रहा है इसके ऊपर। आपको आज डीपीपी मिलेगी, उसे जरूर ट्राई करिएगा, ठीक है, उसे जरूर ट्राई करिएगा। मॉड्यूल में एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन 1 से 10 ट्राई कर लीजिए। सही है। इसके आगे अगली क्लास में मिलेंगे। अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट, ज्यामितीय आकार खत्म करेंगे, बंद कोण के क्रम निकालना सीखेंगे, बंद कोण के क्रम के बाद ड्रैगो का नियम सीखेंगे, ड्रैगो के नियम के बाद बैक बॉन्डिंग सीखेंगे। ये सारी चीजें हमें अगली क्लास में बात करनी है। SN है ताराचंद वर्मा, स्टेरिक नंबर हमने बात करी हुई है, राइट? ठीक है। तो इसी के साथ आज की क्लास को करते हैं पैकअप। मिलते हैं कल नई बातों के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।